हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे ऑल इंडिया स्टैटिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 2021 के लिए। ठीक है, बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था सभी लोगों को। फाइनली आज से स्टार्ट हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि कैसे इसमें अप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, इसके लास्ट डेट वगैरह क्या है। ठीक है, ये सब सारे जितने भी सैनिक स्कूल हैं इंडिया में सबके लिए एक ही फॉर्म है, तो आप इस साइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की साइट है। ठीक है, तो ये जो वो एजेंसी है जो नीट का भी एग्ज़ाम लेती है, सारे CBSE से जुड़े हुए सारे एग्जामिनेशन इसी एजेंसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो NTA भी इस साल NTA सैनिक स्कूल का भी एग्जाम ले रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ग्लैंस। ठीक है, ग्लैंस देख लेंगे हम कौन सा डेट है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख यानी कि आज के तारीख से शाम 5 बजे से ये शुरू हुआ है और ये 19 नवंबर 2020, बिल्कुल याद रखना है आपको, 19 नवंबर 2020 को 5 बजे शाम तक ये लिंक खुला रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म एक बार भर दिया आपने, ये फॉर्म भरने का डेट होता है और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या पेटीएम के थ्रू आप फीस भर सकते हैं। कैश कहीं पे भी नहीं लगेगा आपको, ऑनलाइन ही आपको सारा चीज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें। तो जो भी आपके नज़दीक इंटरनेट कैफ़े वगैरह है वहाँ से जाके आप उसको फॉर्म भरवाएं अच्छे से। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। 19 नवंबर है आपका लास्ट डेट है, 11:30 बजे यानी 11:50 रात के 11:50 तक आप इसका फ़ी भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का जो लास्ट टाइम है 5 बजे से बंद हो जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसका फ़ी आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं रात के 11:50 तक, 19 नवंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो देरी करने की जरूरत नहीं, जितनी जल्दी हो सके उसको अप्लाई कर दीजिए जो भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 6 और 9th के लिए। ठीक है, अब देखिए फ़ी कितना भरना है आपको, यहाँ पे देखते हैं। सेकंड है हमारा, फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, यानी कि जिनके फादर मदर या कोई उनके डिफेंस पर्सनल हैं, यानी कि डिफेंस में काम करते हैं, जॉब करते हैं डिफेंस में, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन जो पहले रिटायर्ड जो सर्विसमैन है जो रिटायर्ड है डिफेंस से, या फिर OBC। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, एज पर सेंट्रल लिस्ट। तो इन लोगों को 550 रुपये का फी भरना है। ठीक है, 550 रुपये का। और सिर्फ छूट मिला है किनको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC एंड ST, इन दोनों को छूट मिला है। इनको 400 रुपये का फी भरना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, OBC NCL के ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। OBC NCL लिस्ट, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास जो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी NCBC के तरफ से जो लिस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे साइट का नाम दिया हुआ है ncbc.nic.in। ठीक है, इस पे जाकर आप लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन इसमें आते हैं, OBC NCL के लिस्ट में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में था। आगे बढ़ते हैं। द फी एज मेंशन्ड अबव इज एक्सक्लूसिव ऑफ एनी टैक्सेस और सर्विस चार्जेस पेएबल टू बैंक पेमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट मे बी एप्लीकेबल। फी एज मेंशन्ड अबव इन नॉन रिफंडेबल। ठीक है, ये पैसा वापस नहीं होता है, अगर आप टेस्ट दें या ना दें, एक बार आपने जमा कर दिया तो पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है ये, और इसके ऊपर कोई भी टैक्स या अलग से कोई भी फी नहीं लगने वाला है किसी भी बैंक में। ठीक है, जो भी आप जमा करेंगे डायरेक्ट उतना ही पैसा आपको जमा करना है। 550 है तो 550 ही जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ डिटेल्स। करेक्शन, अगर आपने कुछ फॉर्म में गलत वगैरह भर दिया है, कोई चीज़ आपने डिटेल्स गलत भर दिया, तो उसके लिए आपको 23 नवंबर से 29 नवंबर का, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 दिन का आपको टाइम मिलता है। 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ डिटेलिंग में आपने कुछ गलत बाय मिस्टेक कुछ गलत भर दिया है फॉर्म में, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने टेस्ट का जगह अगर कुछ दे दिया है, आपको कहीं और टेस्ट देना है, ठीक है, तो जैसे या डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया है, या बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरते वक्त, तो अगर वो उस टाइप की कोई गलती है तो आप 23 नवंबर से 29 नवंबर तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NTA वेबसाइट। ठीक है, अभी आप डाउनलोड करना चाहें, यानी एडमिट कार्ड्स कब से कब डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका 23 दिसंबर को डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को एग्जाम है आपका, तो यानी कि 10 और 7, 17 यानी 8 दिन, दिसंबर 31 का महीना है, तो 8 दिन उधर और 10 दिन इधर, यानी कि 18 दिन पहले आप, लगभग 18 दिन पहले आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डेट क्या है, 10 जनवरी संडे का डेट है। ठीक है,
ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर एडमिशन 6 क्लास के लिए 1 घंटा 50 मिनट का टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइमिंग हो गया आपका, यानी पहले क्या था, 2 शिफ्ट में होता था एग्जाम क्लास 6 के लिए और 9th के लिए, अब 1 शिफ्ट में ही होगा आपका। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, 50 आपके मैथ्स के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 25 आपका जीके होता है। ठीक है, फिर 25 आपका लैंग्वेज होता है और फिर 25 आपका ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो कितने हो गए, 25, 50 और 50, 125। ठीक है, 125 क्वेश्चन होते हैं 6 क्लास में, तो वो उसमें 150 मिनट आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, 9th क्लास में क्या होता है, एक और इसमें बढ़ जाता है, यानी 50 का आपका 9th क्लास में 50 का क्या होता है, मैथ्स होता है, फिर 25 का ये होता है, 25 का आपका जीके यानी कि एसएसटी होता है, फिर 25 का साइंस होता है, फिर 25 का लैंग्वेज होता है और 25 का फिर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो टोटल 150 हो जाते हैं इसमें। तो 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके 180 मिनट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, 9th क्लास के लिए। टाइमिंग क्या हो जाएगा आपका, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइमिंग क्या है। एक टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 6 के लिए है हमारा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 और 30, 50, 120 और 30। ठीक है, 120 और 30, 150 हो गया। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का समय रहेगा आपके पास। 2.5 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 150 मिनट में 125 क्वेश्चन करना है। और ये 6 तरीका का 3 घंटे का 9th क्लास का 3 घंटे का होगा आपका 10 से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, 11, 12, 1। ठीक है, 2.5 घंटे का 6 क्लास का, 9th क्लास का 3 घंटे का। एग्जाम सेंटर एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड, जो आप अपना सिलेक्शन करेंगे एग्जाम सेंटर, उसके हिसाब से आपके हॉल टिकट पे दिया रहेगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले ऑफ स्कैन OMR शीट, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर सेट्स एंड आंसर कीज। ठीक है, आपका जो OMR शीट का जो आपने भरा होगा, OMR शीट का कॉपी आपको मिल जाता है। कॉपी मतलब कि उसका फोटो कॉपी, यानी कि स्कैन किया हुआ कॉपी आपके वेबसाइट पे मिलेगा। वो उसका भी डेट आप ये लेटर, यानी कि बाद में NTA वाले अपने वेबसाइट पे बाद में बताएंगे कब आ रहा है उसका लिस्ट। ठीक है, डेट फाइनल नहीं किया है। वेबसाइट क्या है, nta.ac.in है। इस पे आप लोगों को हमेशा चेक करते रहना अपने रिजल्ट के लिए, या जो भी प्रॉब्लम है। या फिर AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन .nta.nic.in है। ठीक है, ये आपके साइट्स हैं, इसको नोट करके रख लेने का। ठीक है, बुक मार्क करके रख लीजिए अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, ताकि इजीली एक क्लिक में आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेरेशन होगा ये भी आपको बाद में बताया जाएगा, NTA की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 21 यानी कि सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2021 ऑनलाइन ओनली ऑन द वेबसाइट। ठीक है, सिर्फ एक ही वेबसाइट, दूसरे किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है आपको। ठीक है, इसी वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्ट गूगल में सर्च भी नहीं कीजिए, डायरेक्ट वेबसाइट के एड्रेस पे लिखिए और डायरेक्ट इसी वेबसाइट से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मैंने जैसा बताया शुरू में कि ऑनलाइन के अलावा और किसी भी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट का एक ही फॉर्म जमा होना चाहिए, डबल करेंगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के, पता चला कि आपने भी फॉर्म भर दिया, कहीं से और से आपके पापा ने भी फॉर्म भर दिया, या कहीं पे कोई चाचा है उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह से ही फॉर्म भरिए। ठीक है, आप खुद ही भरिए। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3 है, if a candidate submits more than one application form for the admission to the same level, all his her application form shall be rejected। जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरेंगे, एक ही लेवल के लिए, यानी क्लास 6 के लिए 2 फॉर्म भर दिया आपने तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पे आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन NTA वेबसाइट। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जब आप फॉर्म भी भरेंगे उसमें देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। ठीक है, कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल समरली डिस्क्वालिफाइड। अगर आप उनके हिसाब से नहीं भरेंगे फॉर्म तो आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उनका उसी हिसाब से भरना है आपको। 5वां पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट ईमेल एड्रेस। ठीक है, आप बिल्कुल गौर से, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
ठीक है। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, ठीक है। अपना ही ईमेल आईडी डालिएगा और अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म जिससे भरवा रहे हैं किसी नेट कैफे वाले से, इंटरनेट कैफे वाले से, तो उसका नंबर या उसका ईमेल आईडी नहीं डालिएगा, अपना ईमेल डालिए, ठीक है। या फिर उनका ईमेल डालिए जो हमेशा रेगुलर ईमेल वगैरह चेक करते रहते हैं। किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी का ईमेल आईडी डालिए, अपने पापा का डालिए, आपको बच्चे हैं जिनका भी फॉर्म भरा जाएगा 6-9 के, वो बच्चे हैं तो अपने फादर का या अपने बड़े भाई का, उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐसा डालिए जो हमेशा एक्टिव रहता हो, ठीक है। प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। अपना हो या फिर उनके पेरेंट्स का हो। एज ऑल द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एनटीए थ्रू ईमेल, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन होगा ना आपके फॉर्म भरने के बाद से लेकर रिजल्ट आने तक, एडमिशन तक, हर चीज का जो कम्युनिकेशन होगा वो इसी ईमेल आईडी से या इसी मोबाइल पे ही आपका सारा कम्युनिकेशन होगा। इसलिए बिल्कुल सही ईमेल एड्रेस डालिए या फिर सही मोबाइल नंबर डालिए, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है, जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंस्ट्रक्शंस है, देख लेते हैं इसको, क्योंकि फॉर्म भरते हो अपने काम आएगा, ठीक है। डाउनलोड एंड रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली टू एंश्योर द एलिजिबिलिटी, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबल आप हैं कि नहीं है, पता चला कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आगे पीछे एक दिन से भी आगे पीछे हो जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इंश्योर कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आप उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी पैदाइश हुई है कि नहीं है, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इनके विद इन द लिमिट्स है, ठीक है। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो द अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। जो भी स्टेप रहेंगे उसको आपको फॉलो करना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। यूनिक मतलब कि आपका अपना होना चाहिए ईमेल आईडी, किसी दूसरे का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि एक ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो दोनों पर ईमेल आईडी अलग अलग होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी अलग होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यूनिक होना चाहिए। 2 भाई हैं तो 2 अलग अलग ईमेल आईडी, 2 अलग अलग नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सिस्टम की तरफ से आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, वो एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। आप उसका प्रिंट स्क्रीन लेके ईमेल पे आप सेव करके रख लें, कंप्यूटर में तो रख ही रखे, साथ में उसको ईमेल कर दें। ईमेल करने से क्या होगा, अगर आपका कंप्यूटर खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपके ईमेल पे रहेगा वो एप्लीकेशन नंबर, आप कहीं से भी जनरेट देख सकते हो। आप कहीं पे छूट गया, कुछ भी हो गया, मैं तो कहता हूँ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सबको आप अपने ईमेल पे रखिए ताकि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टाइम पे सर्टिफिकेट्स मिलता नहीं है, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके बिल्कुल अपने ईमेल आईडी पे रखिए, और जीमेल की तरफ से आपको मिलता है उनका स्टोरेज, उनके स्टोरेज पे डाल दीजिए, ठीक है। गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं, गूगल ड्राइव पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, वो भी गया तो आपके पास ओरिजिनल तो रहेगा, ओरिजिनल का कॉपी रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके, ठीक है। स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, जो भी आपका फोटोग्राफ है उसको स्कैन करके, ठीक है, स्कैन करवा लीजिए अच्छे से, या फिर कैन स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं, या नॉर्मल पिक्चर भी ले सकते हैं उसका आपके मोबाइल से, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी है, जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। फाइल का जो साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, इससे न ज्यादा न कम, ठीक है। 10 KB से कम रहेगा तो भी नहीं लेगा, और 200 KB से ज्यादा होगा तब भी अपलोड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट, कैंडिडेट सिग्नेचर्स, एक कागज, सादे कागज पे सिग्नेचर करके उसका भी फोटो ले लीजिए, उसको भी सेव करके रख लीजिए, ठीक है। वो भी 4 KB से 30 KB तक का ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी बाएं हाथ का आपके अंगूठे का, बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन चाहिए, यानी कि उस पर जो पैड होता है, इंक पैड होता है जिससे हम मुहर लगाते हैं, उस पर आप अंगूठा रखिए और किसी सादे कागज पे इंप्रेशन ले लीजिए उसका, यानी अपने अंगूठे का निशान ले लीजिए और उसका फिर फोटो खींच के रख लीजिए। उसका भी साइज है 10 से 50 KB साइज होना चाहिए, इसका बहुत खास ख्याल रखना है। वो लोग कर देते हैं जो साइबर कैफे में अगर आप जाके करवाएंगे तो वो लोग उन लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है, या हमको पता भी रहता है तो वहाँ पे आप करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इंप्रेशन में बी यूज्ड। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वजह से बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन नहीं है, किसी वजह से, हो सकता है कि कट गया हो कभी, ठीक है, कट गया हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है किसी को भी, ठीक है, तो बाएं हाथ का अगर थंब इंप्रेशन नहीं है आपके पास बाएं हाथ के अंगूठे का, तो दाएं हाथ के भी अंगूठे का ले सकते हैं, कैन बी मे बी यूज्ड, ठीक है। डीओबी आपका चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी, इसको भी स्कैन करके रखना है आपको, ठीक है। सारा चीज ऑनलाइन अपलोड करना है तो सब कुछ स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा पहले से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे आप
जहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जैसे आप बिहार से हैं तो आप बिहार के 2 सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, यानी आप आउटसाइडर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर अपने स्टेट में जहाँ के आप हैं, अपने स्टेट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन होने के, क्योंकि वहाँ पे आपका कोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशल कैटेगरी है आपका SC ST OBC या डिफेंस पर्सनल के वार्ड है या इस टाइप का कुछ भी है, जो भी स्पेशल कैटेगरी है, उसका सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, वो भी अपलोड करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर डिफेंस कैटेगरी सर्विंग, यानी अगर आपके फादर वगैरह कोई अगर डिफेंस में है तो उनका सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस चाहिए। ठीक है, एंड PPO फॉर एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल। ठीक है, अगर रिटायर कर चुके हैं फादर या मदर जो भी हैं तो उनका PPO चाहिए। ठीक है, द सर्टिफिकेट एज डिटेल्ड अबव। ये जो सर्टिफिकेट्स सारे हैं, यानी जिनके सामने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जिनके सामने नहीं लिखा हुआ है उनका साइज, वो सारे साइज 10 KB से 400 KB में होने चाहिए और JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इफ द इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ और डॉक्यूमेंट्स uploaded are not correct or incomplete or cannot be corroborated with the required original certificates at the time of admission, the candidate is liable to reject the admission denied to him or her। ठीक है, जिसका भी सर्टिफिकेट अगर आपने जो जमा किया है, जो अपलोड किया है सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर मैच नहीं करेगा तो आपका एडमिशन उसी टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 है पे फी यूजिंग SBI। ये सारे बैंक है, इनके थ्रू आप पेमेंट गेटवे पे आप इनको पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, UPI है। ठीक है, किसी से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, देन द ट्रांजैक्शन इज कैंसिल्ड एंड अमाउंट विल बी refunded to the candidate's account. However, the candidate has to make another transaction in case confirmation page is not generated। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपने भर दिया, पैसे भर दिए, लेकिन कंफर्मेशन आपको नहीं मिला पैसे भरने का, तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। पैसे जो आपने भरे हैं वो कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, और फिर से आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसे आने में टाइम लगते हैं। अगर टाइम लास्ट टाइम में, अगर इसलिए बोलते हैं कि लास्ट टाइम का वेट ना करें, शुरू में ही अप्लाई कर दें। जो भी गलती होती है, जो भी प्रॉब्लम आता है, वो शुरू में फेस करना आसान होता है। लास्ट डेट में अगर आप किसी चीज़ को लास्ट डेट में करते हैं तो आपका टाइम नहीं रहता, कुछ गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डाउनलोड सेव एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ फी एंड कीप कॉपीज सेफली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब आपका ये पैसे जमा करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज आ जाता है आपके पास, उसका आप प्रिंट ले लीजिए, उसका कॉपी ले लीजिए और उसको सेफ अपने पास रख लीजिए, ताकि आगे कहीं पे भी काम आए तो उसको आप दिखा सको कि हाँ मैंने फी भरा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो आपके पास हार्ड कॉपी सबका रहना चाहिए, प्रूफ रहना चाहिए कि आपने पैसे जमा किए हैं। ठीक है, ऑल द 4 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर इन वन गो और एट डिफरेंट टाइम्स। ये जितने भी स्टेप हैं, स्टेप 1 2 3 4 जो है, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। ठीक है, तो ये चारों एक साथ भी कर सकते हैं या फिर एक दिन के बाद भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम रहेगा उस हिसाब से भी कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से कभी भी खोल के आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि अभी बैठे तो पूरा अभी करना ही है आपको, पेमेंट बाद में कर सकते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट है आपका, द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 and 4 आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, फाइनल सबमिशन नहीं कहलाएगा जब तक कि आप स्टेप 3 और 4 नहीं करेंगे। स्टेप 3 4 में क्या है, स्टेप 3 है आपका डॉक्यूमेंट्स जमा करना। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तभी आपका पेमेंट लेगा। ठीक है, फिर उसका पेमेंट करेंगे तब जाके फाइनल सबमिशन माना जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक आपने नहीं किया, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किया, फी जमा नहीं किया, तो आपका सबमिशन नहीं माना जाएगा। Candidates are advised to keep the application number and password generated during the registration confidential and use them to view registration data and download admit cards। ठीक है, एडमिट कार्ड्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद रहना चाहिए, कहीं पे लिख के रख लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जाम सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड इज नॉट शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कुछ भी अगर, यानी आपने कोई एग्जाम सेंटर दे दिया, मान लीजिए पटना, आपको फिर चेंज करना है उसको, तो वो एडमिट कार्ड एक बार जनरेट हो गया तो फिर कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डेट टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो हाल टिकट पे आपके है बस वही माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी वंस रेमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड बाय NTA अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको बताया मैंने, पैसे जो है वो रिफंड नहीं होते हैं, किसी भी हालत में आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। एक बार पैसा आपने जमा कर दिया, उसके बाद चाहे आप टेस्ट दें ना दें, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 इज ऑनलाइन। सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस, फोटो से लेकर सर्टिफिकेट से लेकर पेमेंट ऑफ फीस, प्रिंटिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको कोई भी सबमिट बाय पोस्ट नहीं भेजना है, बाय हैंड नहीं जमा करना है, सारा चीज ऑनलाइन है। ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द एनटीएस। आपको मैंने बताया पहले, इस साइट पे हमेशा आपको विजिट करते रहना है कुछ भी जानकारी लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स। ये सारी चीजें टेस्ट के दौरान आप कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं, कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, कोई पेंसिल बॉक्स नहीं, कोई हैंड बैग नहीं, कोई पर्स नहीं, कोई कैप नहीं, गॉगल्स भी नहीं, यानी चश्मा भी नहीं, जैकेट भी नहीं, एनी काइंड ऑफ पेपर। 10 जनवरी रहेगा तो जैकेट नहीं पहन के जाना है। ठीक है, तो देख लीजिए 10 जनवरी को ठंडी रहती है, तो उसके हिसाब से आप अंदर पहन लें, स्वेटर वगैरह पहन लें। जैकेट से अलाउ नहीं है, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मैच, कुछ भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा। प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, ठीक है, ईटेबल, कुछ भी खाने पीने का सामान अंदर नहीं जा सकते। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, ईयरफोन अलाउ नहीं है, माइक्रोफोन अलाउ नहीं है, पेजर अलाउ नहीं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। डॉक्यू पेन, नए नए टाइप के पेन आ रहे हैं, डॉक्यू पेन, स्लाइड रूल्स, ठीक है, फॉर्मूला, लॉग टेबल, व्हाइटनर, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, facilities of calculator, any metallic item, electronic gadget, device, pointed instruments, etc. एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी परमिशन नहीं है किसी भी चीज को ले जाने का। ठीक है, candidates are advised to read the information bulletin carefully and go through the instruction regarding filling of online application form given। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लीजिए, वही पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंटर्ड, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला है वो सब आपके हिसाब से सही होना चाहिए। कुछ भी गलत, अगर एडमिशन के टाइम पे कुछ भी गलत पाया जाएगा, एडमिशन वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सोच समझ के आप उसको फिलअप करें फॉर्म। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स लाइक नेम कैंडिडेट, ठीक है, नाम वगैरह जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है बिल्कुल ध्यान से देख कर उसी वैसे ही नाम लिखिए। ठीक है, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है सही से देख के लिखिए। कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स ये भी सब अच्छे से देखना। कैटेगरी बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना, जिसका सर्टिफिकेट है आपके पास वही कैटेगरी डालिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया, यानी 8th क्लास जहाँ से पढ़ा है 9th के लिए, या फिर 5th क्लास कहाँ से पढ़ा है 6th के लिए, वो सब सही से देख के भरें। डेट ऑफ बर्थ सही से भरें, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं भरते समय। ठीक है, डेट और मंथ में कंफ्यूज ना हो, जहाँ पे डेट पूछा वहाँ डेट लिखें, जहाँ मंथ पूछा वहाँ मंथ लिखें। ठीक है, ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रीटेड एज करेक्ट फाइनल, एक बार जो आपने जमा कर दिया वो फाइनल होगा। ठीक है, करेक्शन का टाइम मिलेगा आपको 1 हफ्ते का, जैसा मैंने बताया पहले, उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस। नेक्स्ट है एनटीए disclaims any liability that may arise to candidates due to incorrect information। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपकी अपनी गलती है, आप भुगतेंगे। ठीक है, एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई, एनटीए कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेगा आपके फॉर्म में, जो आप भरेंगे वही फॉर्म रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूसेज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। एनटीए कैन यूज, ठीक है, एनटीए कैन यूज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट फॉर इंटरनल पर्पस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, रिसर्च एंड, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, वो सारा एनटीए यूज कर सकता है अपने ट्रेनिंग रिसर्च के लिए। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इसमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर मोबाइल नंबर है, एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 से 5 में ही आपको कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे। हेल्प डेस्क विल बी ओपन फ्रॉम 10 AM to 5 PM। ठीक है, आप एनटीए को ईमेल भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, उसके लिए ईमेल आईडी है, इसी पे आप ईमेल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कोड देयर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी। जब भी आप इससे कम्युनिकेशन करें किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर लिखें उसमें। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, देखते हैं अब क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, ये आपका इंडेक्स है प्रॉस्पेक्टस का, इसमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो इंट्रोडक्शन दिया है सबसे पहले, फिर AISSCE यानी ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एडमिशन एंड रिजर्वेशन है, ठीक है, स्टेप्स इन फिलिंग फॉर्म है, बैड आइटम्स है, सब बता दिया ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा। अभी यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये तो अपने कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनटीए क्या है, मेन हमारा जो मेन क्या देखना चाहिए हम लोगों को, सैनिक स्कूल के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी देख सकते हैं, बाद में इंटरव्यू के टाइम हो सकता है पूछे। अबाउट एडमिशन, ठीक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी ऑफर्स एडमिशन, क्लास 6 और 9 में एडमिशन होता है, 2021-22 के लिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ एनटीए। एनटीए क्या है, एनटीए सिर्फ टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज लिमिटेड टू इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड
एनटीए का काम सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन लेना, यानी आपसे एप्लीकेशन जमा करवाना और टेस्ट कंडक्ट कराना, कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना एनटीए का काम है। बाकी जो पढ़ाई लिखाई जो होती है वो ट्रिपल एस यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर में सब आता है स्कूल। डेट ऑफ, ठीक है, डेट आपको पता है, बता ही दिया ऊपर, 10 जनवरी को है, संडे के दिन, जो भी पहला संडे आता है साल का उसी संडे में आपका एग्जाम होता है, ठीक है, 10 जनवरी संडे है, ठीक है, तो संडे को आपका एग्जाम होगा। 6 क्लास के लिए बता दिया पहले टाइमिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, डेट हो गए, इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपको बता ही दिया, ये वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंफॉर्मेशन, इसमें भी कुछ खास नहीं है। एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन सबमिशन ये आज से चालू हो गया, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक है, सब बता ही दिया है ऊपर, ठीक है, ये भी हो चुका है, सब बता दिया। ड्यूरेशन बता ही दिया, 2.5 घंटे का क्लास 6 का पेपर है और 3 घंटे का क्लास 9 का है। पहले 2 सिटिंग में होता था, अभी एक ही सिटिंग में होगा, ठीक है। 125 क्वेश्चन 6 क्लास के लिए 150 मिनट में, और 9th के लिए 150 क्वेश्चन 180 मिनट में, ठीक है। एज इन डिस्प्ले अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आंसर की वगैरह आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा टेस्ट होने के बाद। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, अब आ जाइए आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। पेपर पेंसिल ऑन OMR, ठीक है, पेंसिल से आप पेपर पेंसिल लेके जाना है आपको, OMR शीट पे पेंसिल से गोला भरना होगा, ठीक है, ऐसे गोले रहते हैं, 4 ऑप्शन के होते हैं, तो चारों में से जो ऑप्शन सही होगा उसमें आपको पेंसिल से गोला भरना होगा, ठीक है, बोथ क्लास 6 और 9th के लिए। पेंसिल बोला है तो आपको अच्छा है, अगर पेंसिल से बोल रहा है, पेन भी लेके जाना चाहिए आपको, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और हो वहाँ कुछ और मिले, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में तो अभी ब्लैक पेन से बोलते हैं भरने के लिए, ठीक है, तो ब्लैक पेन रखिए और थोड़ा मोटे जो उसका जो टिप होता है, टिप जो होता है वो थोड़ा मोटा रखिए, पेन का जो टिप होता है मोटे टिप वाला पेन रखिए इसके लिए। अगर पेंसिल भी है तो थोड़ा उसका शार्प ज्यादा नहीं रखना है, टिप थोड़ा मोटा रखना है ताकि इजीली गोला भर सके, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 4 आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक आंसर सही होगा। एक से ज्यादा आंसर आप ना भरें क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, उसमें से एक सही भी होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, एक से ज्यादा अगर आप बोले भरेंगे तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्लास 6 के लिए भी बता रहे हैं क्या है टॉपिक, ठीक है, 50 जैसे मैंने ऊपर बताया 50 नंबर का मैथमेटिक्स 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 150 मार्क्स का मैथ्स हो गया, ठीक है, यानी कि आधा जो होता है मैथ्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है मैथ्स के बारे में सैनिक स्कूल में, तो आधा जो है यानी 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स सिर्फ आपके मैथमेटिक्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का होता है, मैथमेटिक्स पे आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके साथ इंटेलिजेंस टेस्ट है 25, ये भी समझिए मैथमेटिक्स ही रहता है, ठीक है, तो मैथ्स और इंटेलिजेंस टेस्ट ये बहुत आपके माने सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, तो 200 मार्क्स का तो सिर्फ यही हो जाएगा आपका। मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 3 मार्क्स कटते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन में गलती होता है तो 2 मार्क्स कटते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स ये हो गए 3, और 150 का अकेला मैथ्स हो गया। तो जनरल नॉलेज, साइंस इसमें नहीं पूछा जाता, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाता है, EVS पूरा पूछा जाता है, यानी कि साइंस भी होता है उसमें और सोशल साइंस भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है, ठीक है, आजकल एनवायरमेंटल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है, ठीक है, सारे गवर्नमेंट्स का, तो एनवायरमेंटल के ऊपर 4-5 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास 9th के लिए है, मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है फिर भी एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स 50, इसमें और ज्यादा वेटेज है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी 200 मार्क्स, आधा मार्क्स, 400 में से 200 सिर्फ मैथमेटिक्स का, ठीक है, इंटेलिजेंस का फिर 25, ये दोनों मैथ्स ही समझ लीजिए, दोनों मैथ्स ही है, ठीक है, तो टोटल मिलाकर 250 मैथ्स के हो गए। इंटेलिजेंस के को भी अगर मैथ्स में मिला देते हैं, मेंटल मैथ्स होता है वो, ठीक है, तो 250 ये होगा। इंग्लिश के 50, ठीक है, जो भी आपका लैंग्वेज है। जनरल साइंस 50 नंबर का, और सोशल साइंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल हो गया आपका 400 नंबर, ठीक है। कट ऑफ वगैरह आप लोग कट ऑफ के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, कट ऑफ हर साल चेंज होता है, कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया, क्वेश्चन पेपर कैसा आया, और कैसे बच्चे तो हर तरह के बैठते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आया, उसी हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, इसलिए कट ऑफ के चक्कर में तो पढ़े ही ना, बिल्कुल अपनी तैयारी करें जोर शोर से, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किस किस मीडियम में होता है ये सारे इसमें लिखे हुए। क्लास 6 के लिए अच्छा 9th में सिर्फ इंग्लिश मीडियम होता है, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश होता है। 6 में देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं लिखा है, इसलिए जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे 6 के लिए उस लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा 25, लेकिन 9th के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है लैंग्वेज में, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम भी होगा और जो लैंग्वेज पेपर होगा वो भी इंग्लिश का ही होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
और इसमें लैंग्वेज लिखा है इसीलिए, क्योंकि आप कुछ भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास 6 में कौन कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, भोजपुरी नहीं है। ठीक है, बिहार का लैंग्वेज भोजपुरी नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ देयर लैंग्वेज रिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल अप्लाइड फॉर। ठीक है, किसी भी स्कूल पे आप अप्लाई किए उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एज ए लैंग्वेज। क्लास 6 के लिए है, ये बिल्कुल ध्यान दीजिए, 9th में नहीं है, 9th के लिए सिर्फ इंग्लिश है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्शन ऑफ मीडियम of question paper should be carefully chosen while filling the application. The option once exercise cannot be changed. ठीक है, एक बार जो ये आपने भर दिया वो चेंज नहीं होगा बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यानी जो इंग्लिश और हिंदी चूज कर रहे हैं जो बच्चे अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर आता है इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही में रहता है। तो अगर हिंदी में है तो देख के घबराने नहीं, इंग्लिश में भी रहता है उसमें। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही बुकलेट में होता है, बाकी के जो लैंग्वेज है उनका अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी प्रोवाइडेड एग्जाम बुकलेट इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंग्लिश। ठीक है, जो भी इसके अलावा हिंदी के अलावा जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपने वेस्ट बंगाल में है, आपने 6th क्लास के लिए बंगाली लैंग्वेज चूज किया, तो आपका पेपर जो होगा वो इंग्लिश और बंगाली। ठीक है, इंग्लिश और बंगाली दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आपने पंजाबी चूज किया तो इंग्लिश और पंजाबी में क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उर्दू अगर आपने चूज किया तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये रहेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन द एग्जाम इट्स इंग्लिश वर्जन एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज सेक्शन क्वेश्चंस शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी द फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में अगर किसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया है लोकल लैंग्वेज में, अगर उसमें कुछ गलत ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है, जैसे उर्दू में ट्रांसलेट किया तो हर चीज उर्दू में ट्रांसलेट सही नहीं हो पाता है। ठीक है, ये लोग गूगल से ट्रांसलेट करके डाल देते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आपको कुछ भी अगर दिक्कत लगता है तो आप इंग्लिश में जरूर उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इंग्लिश में आप जरूर देखें उस क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करते समय, अगर आपके लोकल लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंग्लिश में देखें, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होगा ना, क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो होगा वही फाइनल होगा। और एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका जो फाइनल ये होगा, डिसीजन जो होगा वो इन्हीं का फाइनल होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट्स पासिंग इन AISSE 2021 वुड बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, लैंग्वेज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं क्लास 6 के लिए सिर्फ। ठीक है, क्लास 9 को इंग्लिश नहीं देना होगा, तो उससे आपके मेरिट लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लैंग्वेज चूज करने से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने उर्दू चूज किया तो आपका मेरिट लिस्ट में नीचे नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द SSS, यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। टॉपिक्स कवर्ड इन अपेंडिक्स 2 and 3 नीचे दिया हुआ है, वहां पे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऑफ द अर्लियर एग्जाम्स विल अवेलेबल और एनटीए वेबसाइट पे पुराने क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल रहेंगे, इसी साइट पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस आप वीडियो में भी जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल पे सारे क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन है, उसको भी देख सकते हो आप। 6th क्लास का तो कंप्लीट है, 9th के 1-2 साल का बाकी है, तो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर्स के बारे में क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है कौन कौन से सिटी में आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अपेंडिक्स 4 कहाँ पे है? ठीक है, वो आगे देख लेंगे हम लोग, फिलहाल देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज बताया है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल शुड चूज ओनली द डेजिग्नेटेड एग्जाम सिटीज लिंक्ड टू दैट स्कूल। ठीक है, जो भी स्कूल दिया हुआ है सिर्फ उसी को आप चूज करें। द एग्जाम सिटीज आर मोस्टली विद इन द स्टेट यूटी इन विच पर्टिकुलर सैनिक स्कूल इज लोकेटेड और इन द नेबरिंग स्टेट। यानी मैक्सिमम चांस ये रहता है कि जिस स्टेट में आपने फॉर्म भरा है उसी स्टेट में आपका सेंटर मिल जाए, नहीं तो उसके जो बाजू में रहते हैं नेबरिंग आपके पड़ोसी स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन तेलंगाना विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ होम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है स्टेट, तो जो भी तेलंगाना के स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे खुला नहीं है सैनिक स्कूल, तेलंगाना का अलग सैनिक स्कूल नहीं खुला है, तो इसलिए उनको आंध्र प्रदेश का ही माना जाएगा, होम स्टेट आंध्र प्रदेश ही उनका माना जाएगा, जो भी तेलंगाना के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑफ डोमिसाइल्ड लद्दाख विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द होम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख भी अलग यूटी हो गया है, ठीक है, लेकिन लद्दाख में कोई सैनिक स्कूल है नहीं, तो जम्मू एंड कश्मीर का ही उसको माना जाएगा होम स्टेट। ठीक है,
नेक्स्ट है while opting filling up online application form candidate should select for convenient city codes appendix 4 में दिया हुआ है, उसमें से कोड्स आप डाल सकते हैं, जो भी सिटी का कोड है वहां से देख के आपको अप्लाई करते समय डालना है, ठीक है। एनटीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ सिटी कोड्स बाय द कैंडिडेट, ठीक है। एनटीए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपने गलत कोड डाल दिया है, तो एनटीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सोच समझ के डालें, ठीक है। In case of the number of candidates opting for a city is less than certain minimum, NTA reserves the right to allot the any center of that city, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यूपी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यूपी के बहुत सारे सिटीज में टेस्ट होगा, सेंटर होगा, तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा सिटी चूज किया जहाँ पे बहुत कम बच्चों ने उस सिटी को चूज किया है, यानी 10, 15, 20 बच्चों ने ही उस सिटी को चूज किया है, तो क्या करेंगे ये लोग, उस सिटी को कैंसिल करके जो भी जिस सिटी में चाहे उस सिटी में आपको भेज सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आप चूज किए वहीं पे मिलेगा, ठीक है। विद इन द स्टेट मिल जाएगा आपको, यूपी में ही किसी सिटी में जाके देना होगा, ठीक। वैसे आप लखनऊ चूज करें अगर आप सिटी में है तो, यानी यूपी में तो लखनऊ चूज करें, बिहार में तो पटना चूज करें, ये सब राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे जरूर होता है टेस्ट, ठीक है। ईजी होता है वहाँ पे पहुँचना भी, या फिर अगर आप किसी सिटी में है जो आपके घर के पास है तो वही सिटी चूज कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बता रहे हैं। कैंडिडेट्स पेरेंट्स गार्जियंस आर क्वेश्चन नॉट टू फॉल प्रे टू unscrupulous touts, crooks and fraudsters who may make false, bogus and misleading assurance, यानी कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको धोखा दे सकते हैं, यानी कि आपको बोलेंगे कि भाई कुछ पैसे दीजिए मैं आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। इस तरह के लोगों से बचें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहें और अपना पैसा बर्बाद न करें, ठीक है। कोई भी ये बोलता है कि मेरा अप्रोच है या मेरा जुगाड़ है या मैं एडमिशन करा दूंगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया है इन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन एलिजिबल है क्लास 6 के लिए, ठीक है। क्लास 6 के लिए देखेंगे सबसे पहले कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। 31 मार्च 2021, ठीक है, ये डेट बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। 31 मार्च यानी 31/3/2021 को आप 10 से कम नहीं होना चाहिए आपका उम्र, और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए उम्र, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अप्रैल 2009 से लेकर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है क्लास 6 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में ही होना चाहिए, बोथ डेज इंक्लूसिव। यानी अगर 1 तारीख को भी आप पैदा हुए हैं तो आप 12 साल के कहलाएंगे, ठीक है। और अगर आप 31 मार्च 2011 को पैदा हुए हैं तो भी आप 10 साल के कहलाएंगे, ठीक है। तो 10 से 12 साल इसका उम्र होना चाहिए, 10 से 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 21-22 के लिए, ये सिर्फ इसी साल के लिए है, 21-22 में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6, एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज। गर्ल्स के लिए भी कुछ स्कूल्स में गर्ल्स के लिए भी इस साल से ओपन हो गया है, ठीक है। तो वहां पे आप जो एज क्राइटेरिया है वो लड़कियों के लिए भी सेम है जो लड़कों के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स इन अपेंडिक्स 4, अपेंडिक्स 6, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है कौन कौन से स्कूल में कहाँ पे लड़कियों के लिए सीट है एडमिशन के लिए, वहां पे ही सिर्फ लड़कियां बढ़ सकती हैं, सब जगह नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 9 के लिए क्या है डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी, ठीक है। 9 के लिए क्या है, एक कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 से 15 साल होना चाहिए आपका एज, कब, 31 मार्च 2021 में, ठीक है। इसके लिए जो आता है डेट हमारा 1 अप्रैल 2006, ठीक है। 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2008 के बीच में, आपका बीच में नहीं, 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2008 तक का आपका के बीच में ही आपको पैदा होना चाहिए, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ठीक है। तो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 तक आपकी पैदाइश होनी चाहिए, तभी आप क्लास 9 के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एडमिशन टू क्लास 9 इज नॉट ओपन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए क्लास 9 में एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। He or she should have passed class 8th examination from a recognized school at the time of admission, ठीक है। 8th क्लास एडमिशन के टाइम में पास हो जाना चाहिए, क्लास 8, ठीक है। एडमिशन के टाइम तक, फॉर्म भरने के टाइम तक नहीं, एडमिशन के टाइम तक पास हो जाना चाहिए, ठीक है। जब एडमिशन होगा उस टाइम पे जो वार्ड है, जो भी बच्चा है वो क्लास 8 पास हो जाना चाहिए। पासिंग मार्क्स फॉर एडमिशन, पासिंग मार्क कितना टेस्ट में आप मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो पाएंगे,
ठीक है, ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द सैनिक स्कूल इफ ही और शी सिक्योर्स ए मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। 25% मार्क्स कम से कम हर सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए। 25% कितना हो गया? अगर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं तो आपके कितने 200 मार्क्स के हैं ना, 200 मार्क्स के हैं आपके क्वेश्चन। मैथ्स का 200 मार्क्स का होता है 9th क्लास के लिए, ठीक है, और 150 मार्क्स का होता है क्लास 6 के लिए। तो 9th के लिए मैं बता दूं 25% यानी कि 50 मार्क्स आपका आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में 50 मार्क्स नहीं आएगा, चाहे आपका रैंक कोई सा भी हो, एडमिशन नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो 200 का 25% क्या हो जाता है? 50, ठीक है, और 150 का 25% क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा आपका 50%, और इसका हाफ कर दीजिए तो 37, ठीक है। 35 का 70 होता है तो 37.25, 37.5, ठीक है, यानी आपका 38 मार्क्स आना चाहिए, मोर देन 25% होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में आपका 25% मार्क्स होना चाहिए, और 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ, ठीक है, सब मिला के 40% होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे है। 9th का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैथ्स 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, बाकी सब 50-50 मार्क्स के होते हैं, 4 सब्जेक्ट, ठीक है, ये टोटल मिला के 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट में, जैसे इसमें 50 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इसमें आपको 38 मार्क्स चाहिए, सॉरी 150 ने 50 का क्या हो जाएगा? 25%, यानी कि 25 का आधा 12.5, यानी कि 13 मार्क्स इसमें आपके चाहिए, ठीक है। इसमें 13 मार्क्स चाहिए, इसमें भी कम से कम 13 मार्क्स होना चाहिए, इसमें भी कम से कम 13 मार्क्स होना ही चाहिए। अगर इससे कम किसी भी सब्जेक्ट में रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने 200 में से 200 ले आए, ठीक है, 50 में 50 ले आए, इसमें 50 में 50 ले आए, इसमें 50 में 50 ले आए, लास्ट में इसमें आपके 10 मार्क्स आए, ठीक है, तो टोटल मार्क्स तो आपके बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, 200, 300, 350, यानी कि 360 आ जाएंगे, ठीक है। मेरिट में आप टॉप पे आएंगे, लेकिन क्या है, ये सब्जेक्ट आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, क्या 25% मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट में, तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। और सब में पास भी किया है, अगर सब में 25% लाएंगे तो ओवरऑल भी आपका 25% आएगा, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। सब में पास भी करना है 25% मार्क्स से, और एग्रीगेट जो होता है आपका 400 में से कम 400 का 40% आपको कम से कम लाना है। 400 का 40% कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 चौक 16, 160 मार्क्स कम से कम आना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST किसी भी कैटेगरी में है तो कम से कम 160 मार्क्स तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये 9th का मैंने लेके एग्जाम्पल आपको बता दिया, 6 का भी आप ऐसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, however no minimum marks are prescribed for the candidates belonging to, अच्छा चलिए, SC ST के लिए कोई, बहुत अच्छी बात है, SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं, आप 2 नंबर भी लाएंगे और सीट अगर खाली है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नो मिनिमम मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, दे विल बी एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मेरिट एट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका 200 सीट है, मान लीजिए कि 100 सीट है, ठीक है, 200 लोगों ने अप्लाई किया, 200 लोग हैं, 200 बच्चे हैं जो SC ST कैटेगरी के हैं, उन्होंने अप्लाई किया, तो उनके अपने मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसमें SC ST को मिनिमम मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ओपन के लिए मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 में देखेंगे एडमिशंस एंड रिजर्वेशंस, ठीक है। एडमिशंस एंड रिजर्वेशन अब देखना है किसका किसका कितना रिजर्वेशन है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द एडमिशन पॉलिसी प्रोसीजर होस्टेड बाय ऑन द वेबसाइट ऑफ द सैनिक स्कूल, ठीक है। टेंटेटिव intakes ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9 लेवल इन ईच स्कूल इज गिवन, अपेंडिक्स 6 में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो रिजर्वेशन कितना है वो देखना है, ठीक है। 67% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट UT वेयर सैनिक स्कूल इज लोकेटेड। मान लीजिए कि यूपी में जो सैनिक स्कूल है लखनऊ में, तो यूपी के बच्चों के लिए 67% रिजर्व है सीट, ठीक है। अगर 100 सीट है तो 100 में 67 सीट तो लखनऊ मतलब यूपी वालों को ही मिलेगी, ठीक है। 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट, और 33 बच्चे जो बचे वो अदर स्टेट से लिए जा सकते हैं, ठीक है। विद इन ईच कैटेगरी ऑफ होम स्टेट UT एंड अदर स्टेट UT कोटा सीट्स विल बी रिजर्व्ड ऑन द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है। ईच कैटेगरी में होम स्टेट अदर स्टेट यानी हर यानी 67% तो ये अलग हो गया है, यानी 67% में फिर आपका इतना रिजर्वेशन रहेगा। 67% में 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए,
ठीक है, इसमें से 67% में से, ठीक है, और 33% में से भी सेम इतना ही रिजर्वेशन रहेगा जो आउटसाइडर्स के लिए, जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ 10, 49.50% ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल आर रिजर्व्ड ऑन द अबव मेंशन्ड लाइंस। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 49.50% आपका रिजर्व, यानी फिर लगभग 50% सीट रिजर्व है। आउट ऑफ बैलेंस 50% ऑफ द सीट्स इन द होम, ठीक है, जैसे मान लीजिए 67% है, तो आपका इसमें 100 सीट में से 67 यानी कि 34 यानी लगभग 34 सीट तो रिजर्व है, किसके लिए? SC ST OBC के लिए। बाकी बचा आपका 34, लगभग 34, ठीक है, लगभग 34 सीट्स बचा 100 में से, वो अदर, उसमें आउट ऑफ 50 सीट्स इन द होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा सीट्स आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन। ठीक है, इसमें जो है बचे हुए 50% में 25% सीट फिर रिजर्व है, किसके लिए? जो डिफेंस पर्सनल है, डिफेंस के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए रिजर्व है, यानी कि जो इसमें 34 बचा, इसमें से 25%, ठीक है, 34 बचा जनरल के लिए, और उसमें से फिर 25%, यानी कि इसका 25% कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 17 का आधा लगभग 8, ठीक है, तो 8 सीट रिजर्व हो गया फिर से, किसके लिए? डिफेंस पर्सनल के लिए। तो आपके लिए क्या बचा जनरल के लिए? फिर इसमें से बचा 34 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 8 6 14 और ये 2, 26 सीट बचा है, जो सिविलियन है और जनरल कोटा में है। ठीक है, सब में वैसे ही है, 25% वैकेंसी इन द कैटेगरी, ठीक है, 25% और 10 और 2.5 राउंड ऑफ 3, ठीक है, सब जैसे 2.5 अगर आता है 25% का किसी भी चीज का, तो उसको 3 माना है, जैसे मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है। इसका 34 का जो आ रहा है 25%, वो 7.5 आएगा, ठीक है, 7.5 नहीं, 34 का हाफ हो जाता है आपका 17, तो 17 का हाफ हो जाएगा 8.5, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 सीट माइनस कर देंगे इसमें से, तो 9 5 25 सीट आपका बच जाता है जनरल के लिए विदाउट रिजर्वेशन। ठीक है, इन केस क्लास 6 ऑफ ईच सैनिक स्कूल 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज और 10 सीट्स व्हिचएवर इज मोर आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। देखिए, गर्ल्स के लिए भी 10% रिजर्वेशन आ गया है, ठीक है, 10% रिजर्व सीट है बिल्कुल, इसमें से फिर 10% और कम कर दीजिए, ठीक है, टोटल सीट का 10%, क्लास 6 ईच सैनिक स्कूल 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज, ठीक है, इसमें से 100 में से 10 तो हटा दीजिए लड़कियों के लिए, ठीक है, तो ऐसे करके डिवीजन है, रिजर्वेशन है सबका, ठीक है। क्लास अपेंडिक्स 5 देखिए, 5 और 6 डिटेल्स के लिए। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू रेगुलर चेक, हमेशा चेक करते रहने का, ठीक है, साइट पे जाकर। आगे बढ़ते हैं, अनफिल्ड सीट्स, ठीक है, अगर कोई रिजर्वेशन में है और सीट अगर खाली है तो क्या होगा? ठीक है, अनयूटिलाइज सीट्स इन ईच सैनिक स्कूल विल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग स्टेप वाइज मैनर, ठीक है, उसका ये मैनर है, तो ये इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इस चक्कर में, तो ये स्कूल का काम है, वो अपना समझेंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयारी कीजिए आप। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स पर्सनल आर एडवाइज नॉट टू सिलेक्ट डिफेंस कैटेगरी। देखिए, वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड जो होते हैं और असम राइफल्स के जो पर्सनल है, उनको डिफेंस कैटेगरी चुनने के लिए मना किया गया। क्यों? ठीक है, एरो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, स्टार का मतलब क्या है? आगे होगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी बट आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट SC ST OBC जनरल कैटेगरी ऑप्शन आर एप्लीकेबल। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल सिविलियन की तरह हो गए, इनका कोई डिफेंस वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इनको। दे विल बी कंसिडर्ड फॉर डिफेंस, तो जो भी कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं या असम राइफल्स के बच्चे हैं, उनको डिफेंस कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। They will be considered for defense category only if there are vacancies after the admission of wards of serving ex-servicemen personal defense personnel। ठीक है, अगर डिफेंस पर्सनल्स के एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद खाली सीट रहेगा, तब इनको डिफेंस का कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है। However, if any of the reserved candidates SC ST OBC are not available within the home state, our seats shall be distributed among the available categories within the home state या यूनियन टेरिटरी in order to 67% of the seats remain with the home state. No change the category will be entertained after submission of application। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो बाद में कोई कैटेगरी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स इन फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया है, बहुत 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या है उसमें? कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर AISSEE 2021 ओनली, ठीक है, इसी साइट पे सिर्फ अप्लाई हो सकता है, ठीक है, वही सब बातें हैं जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ठीक है, इसको मैं फिर से दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि
आपको कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भर के बताऊंगा मैं क्या क्या कैसे कैसे भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चॉइस ऑफ स्कूल्स, द कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू सिलेक्ट ओनली वन, एक ही सैनिक स्कूल आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपने स्टेट में चूज कर रहे हैं तो आपको 67% का रिजर्वेशन मिलेगा, अगर दूसरे स्टेट में का चूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 33% में ही आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरिट में आ सकते हो, 33% में आ सकते हो, तो अच्छे से अच्छा आप स्कूल चूज कर सकते हो दूसरे स्टेट्स के, ठीक है। सारे स्टेट के स्कूल जो रन होते हैं वो तो एक ही सोसाइटी से रन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है दूसरे स्टेट का तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही चूज कर सकते हो, ये नहीं कि आप होम वाला भी चूज कर लो और बाहर वाला भी, ठीक है। आगे बढ़ते, कैंडिडेट शुड सिलेक्ट एनी 4 सिटीज ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। सेंटर के लिए आप 4 सिटी चूज कर सकते हो, ठीक है, कोई सा भी अपने हिसाब से चूज करने का, जो आपका पहला प्रेफरेंस होगा उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा हॉल टिकट में, ठीक है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली डेजिग्नेटेड एग्जाम सिटीज व्हिच आर लिंक्ड टू द स्कूल that they have opted. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने स्कूल चूज किया है, सैनिक स्कूल जो आपने चूज किया, चॉइस ऑफ स्कूल जो है उससे जो कनेक्टेड स्कूल्स हैं उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर इज मेड बाय कंप्यूटर एंड देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। सारा जो अलॉटमेंट होता है सेंटर का वो वो इसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू। जो भी अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर इज मेड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू अलॉटमेंट होता है, यानी जो भी आपका सेंटर मिल रहा है हॉल टिकट में वो कंप्यूटर के द्वारा होता है, ठीक है। ह्यूमन का उसमें आदमी का कोई लेना नहीं, ठीक है। चॉइसेस वंस एक्सरसाइज विल नॉट बी चेंज अंडर एनी समय। एक बार जो आपने चूज कर लिया वो बाद में चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपलोडिंग द स्कैन इमेजेस, ठीक है, ये सब मैं आपको उसी वीडियो में बता दूंगा, बता ही चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ्स मस्ट बी टेकन, ठीक है। 1 जुलाई से पहले का ज्यादा पुराना फोटो नहीं डालना है, लेटेस्ट फोटो डालना है, ठीक है। 80% फेस बिल्कुल दिखना चाहिए, कान से दोनों कान दिखना चाहिए, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। चलिए इसको बता देता हूँ यहाँ पे। फोटोग्राफ जो होगा वो 80% फेस दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कान बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्पेक्टेकल्स आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं चश्मा तो ही आप चश्मा पहन के फोटो खिंचाएं, वरना चश्मा हटा के खिंचाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। कंप्यूटराइज भी तो सारे फोटो कंप्यूटराइज ही होते हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि उसको यानी कि उस फोटो के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कलर वगैरह जो भी ओरिजिनल फोटो है वैसे ही होना चाहिए, उसमें उसको चेंज नहीं होना चाहिए फोटो, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा फोटो चेंज कर सकते हैं, उस तरह का फोटो नहीं होना चाहिए, जो ओरिजिनल फोटो है एक्चुअल में वही फोटो होना चाहिए। एप्लीकेशंस नॉट कंप्लाइंग दीज इंस्ट्रक्शन और विथ अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर liable to रिजेक्टेड, ठीक है। अगर गंदा संदा फोटो लगा देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा चेहरा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। विदाउट फोटोग्राफ तो रिजेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। द फोटोग्राफ्स नीड टू बी अटेस्टेड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स विद द सेम व्हाइट बैकग्राउंड। जो फोटो आप उस पर अपलोड कर रहे हैं उसी फोटो का 8-10 कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फोटो पे साइन कर देना। फोटोग्राफ्स नीड नॉट टू बी अटेस्टेड, ठीक है। फोटोग्राफ को अटेस्ट नहीं करना, उसके ऊपर साइन वाइन कुछ नहीं करना है, ठीक है। एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए। कैंडिडेट्स में नोट दैट इफ द फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड और defaced और seem to be handmade और computer made etc, the application of the candidate will be rejected। ये क्यों लिख रहा है आपको पता है? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोटो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी 2 बच्चों का फोटो एक तरह करने के लिए वो लोग थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं फोटो में और अपनी जगह दूसरे बच्चों को बैठा देते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर फोटो में थोड़ा सा भी अगर पता चल गया कि आपने छेड़छाड़ किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। इन केस सम एल्स आर अनरिलेटेड फोटोग्राफ्स हैव बीन अपलोडेड, द कैंडिडेट शैल कैंसिल द केस विल बी कंसिडर्ड बाय यूजिंग UFM क्रिमिनल एक्शन एज पर लॉ, ठीक है। जो मैंने बताया अभी, अगर उस टाइप का कुछ भी करते हैं फोटो के साथ तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस, ठीक है। सिग्नेचर टू बी अपलोडेड, सिग्नेचर भी वैसे ही है। द कैंडिडेट शुड पुट हिज सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग, ठीक है। अपने हैंड राइटिंग में साइन करके, कैपिटल में नहीं साइन करना है, कैपिटल लेटर में साइन नहीं होता है, ठीक है। एक आपका एक यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर सारे कैपिटल नाम लिखते हैं आप कैपिटल लेटर में, तो वैसा नहीं लिखना, आप फर्स्ट लेटर आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल करके उसको घुमा फिरा के जैसे साइन होता है साइन की तरह साइन करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कैपिटल लेटर में पूरा फुल नेम लिख दिया, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है।
फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 4 से 30 KB के अंदर होना चाहिए, ऊपर बता ही दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट अपलोडेड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, ठीक है, सिग्नेचर नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, फोटो नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का सिग्नेचर अगर आपने अपलोड कर दिया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्रिमिनल केस भी हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन बता ही दिया है इसके बारे में, ठीक है। पेमेंट ऑफ फी, ठीक है, लास्ट स्टेप है स्टेप 4, पेमेंट ऑफ फी। जब सब सारे अपलोड कर देंगे आप, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3 है ये, ठीक है, थंब इंप्रेशन टू बी अपलोडेड। स्टेप 3 में जब सारे हो जाएंगे आपके, तो स्टेप 4 में पेमेंट करना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स में रेमिट द एग्जामिनेशन फी स्टेप 4 बाय चूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। कुछ भी आप उसमें सारा हो जाएगा तो आप किसी भी तरह उसमें आप पैसे भेज सकते हैं, ठीक है, फी जमा करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। मोड ऑफ पेमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन जीएसटी एज एप्लीकेबल टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एंड कंप्लीट द स्टेप्स एज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। जो भी आपका ये है, जो भी जीएसटी वगैरह, ऊपर तो लिखा था कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर 550 के ऊपर अगर कुछ भी जीएसटी टैक्स वगैरह कुछ भी लग रहा है तो वो आपको पे करना है, ठीक है। 550 तो उनके खाते में जाना ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी सरप्लस मनी है वो आपकी तरफ से पे होना चाहिए, ठीक है, कोई अगर एक्स्ट्रा मांग रहा है तो। प्रिंट एंड कंफर्मेशन पेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 4 पेमेंट थ्रू, सारा चीज आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। इफ कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लीट ऑल द स्टेप 4 द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिमेन इनकम्प्लीट। अगर आपने ये स्टेप 4 नहीं किया, यानी पैसे जमा नहीं किए, तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। कंफर्मेशन पेज जब आपका आ जाएगा तो उसको भी संभाल के रखना है, ठीक है। कंफर्मेशन पेज आपका आना चाहिए, ठीक है, वही सबूत है कि आपने फॉर्म फिल किया है टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर किसी वजह से आपका हॉल टिकट नहीं आता तो आप वहाँ पे शो कर सकते हो कि ये मैंने फॉर्म भी भरा है और पैसे भी पे किए। इसके लिए आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए और बहुत संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। फी के बारे में ऊपर वही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ था, अगर फेल हो जाता है फी तो वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर पैसे कट गए आपके अकाउंट से और कंफर्मेशन पेज नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ फ्रॉड हो गया है, इसका मतलब ये है कि कुछ फेल हो जाते हैं पेमेंट के थ्रू, तो वो पेमेंट आपको वापस आ जाएगा, आपको दूसरा पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। मेन क्या है कि आपका कंफर्मेशन पेज आना ही चाहिए, कंफर्मेशन पेज नहीं आया तो वो आपका कुछ भी सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, चेक लिस्ट आपको क्या क्या रेडी रखना है, ठीक है, क्या क्या चेक करना है। वेदर दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब, सबसे पहले तो आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। पढ़ तो आप 8th क्लास में पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, 8th क्लास पास हो ही जाएंगे। दैट दे हैव फर्निश्ड द करेक्ट, नाम अपना चेक कर लीजिए, एड्रेस चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजों में होता है। दैट दे हैव फर्निश्ड करेक्ट डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है उसी स्टेट में भरेंगे तो ज्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं एडमिशन के, दूसरे स्टेट में भरेंगे तो आपके चांसेस हाफ हो जाते हैं, ठीक है। दे हैव सिलेक्टेड देयर जेंडर, जेंडर अपना सही सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, नहीं तो इसके गड़बड़ में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट दे हैव सिलेक्टेड देयर कैटेगरी विद SC ST OBC, अगर आप हैं तो उसको बढ़िया से सिलेक्ट करना है और उसका सर्टिफिकेट भी रेडी रखना है अपलोड करने के लिए, ठीक है। लगभग 20 दिन का टाइम है आपके पास, तो आप उस हिसाब से, नहीं 1 महीने का टाइम है, ठीक है, तो आराम से आप बनवा भी सकते हो अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो। दे हैव सिलेक्टेड द स्कूल क्लास एंड एग्जाम सिटी करेक्टली, जो भी आप जिस स्कूल में है, जिस क्लास में है, एग्जाम, ये सब सही से आप सेलेक्ट करना है आपको। वेदर दे हैव केप्ट द प्रिंट आउट, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल के बिल्कुल अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। चलिए, क्वेरी रेड्रेसल सिस्टम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज एस्टैब्लिश्ड क्वेरी रीएड्रेसल सिस्टम एंड ऑनलाइन वेब एनेबल्ड सिस्टम डेवलप्ड बाय NTA। ये सब आपके कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो वहाँ पे सिस्टम इन्होंने बना रखा है, तो आप मैसेज करेंगे या फोन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 24/7 का फैसिलिटी दिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो भी है वो अपने आईडी से, उसी ईमेल आईडी से इनको मेल कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC फैसिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट वेल कन्वर्जेंट एंड आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यू टू वेरियस कंस्ट्रेंट्स कैन यूज द, ठीक है, CSC जो होता है कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे आप जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया के उससे आपने बहुत सारा CSC खुला हुआ है, गाँव में भी है, गाँव देहात हर जगह पे है, तो वहाँ पे आप वहाँ जाके आराम से फॉर्म फिलअप करा सकते हैं, जो भी उनके चार्ज है, चार्ज देकर, ठीक है। नेक्स्ट है बैड आइटम्स, मैंने बता दिया क्या क्या आपको लेके नहीं जा सकते हैं, ये सब चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप ये सारी चीज़ें लेके नहीं जा सकते, एनी स्टेशनरी कुछ भी, ये सब तो बता ही दिया है, पेन पेपर कुछ भी नहीं, एनी कम्युनिकेशन या मोबाइल फोन ब्लूटूथ कुछ भी नहीं, वैलेट गॉगल्स हैंड बैग्स बेल्ट कैप
ये सब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी तरह का घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा कुछ नहीं लेके जाना है। क्लास में घड़ी लगी रहती है, अगर आपको टाइम देखना रहता है तो हर क्लास में घड़ी लगी रहती है, ठीक है। ऑर्नामेंट, मेटेलिक आइटम्स कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं आप, ठीक है। एनी फूड आइटम, कोई फूड आइटम नहीं ले जा सकते हैं। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, इसके अलावा भी कोई भी चीज़ ऐसा है जिससे आप कुछ गलत कर सकते हो वो चीज़ नहीं लेके जा सकते। माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ, ईटीसी कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स, वैसे लिखा रहता है यहाँ पे, कोई भी अरेंजमेंट नहीं रहेगा स्कूल में ये सब चीज़ें रखने के लिए, इसलिए घर पे ही आप छोड़ के जाइए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आप कहीं भी जा रहे हो तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे रहता है, जनरली रहता है सेंटर, कोई प्राइवेट लोग बना के रखते हैं, अपना कुछ पैसे लेते हैं, वहाँ पे आपके सामान रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन, ठीक है। इट इज एक्सेप्ट, गार्जियंस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट पेरेंट्स, गार्जियंस विल गाइड देयर वर्ड्स appropriately on the following issues before leaving home for appearing in examination, ठीक है। तो पेरेंट्स की तरफ से ये सारी चीजें उनको बताना है अपने बच्चों को, ठीक है। एक से ज्यादा आदमी ना जाए सेंटर पे, ठीक है, ज्यादा आदमी लेकर ना जाए, एक ही बंदा जाए अपने बच्चे को लेकर। ज्यादा आदमी जाने पे एग्जामिनेशन सेंटर बहुत भीड़ हो जाती है, ठीक है। और कोविड-19 का भी चल रहा है प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से बोला गया है कि सिर्फ एक ही बंदा आए, अपने गार्जियन के तौर पे एक ही कोई बंदा आ जाए, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर 9:30, 9:30 के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 10 बजे से एग्जाम है, 9:30 तक आपको अंदर हो जाना है, ठीक है, हाफ आवर्स पहले जाना है, ठीक है। यही सब है। कैंडिडेट्स विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मेंटेन डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन हॉल में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कोई बात नहीं करना है, तो उधर नहीं देखना है। ब्रीच एनी एग्जामिनेशन रूल ब्रीच करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एनी अनफेयर मीन्स, कुछ भी गलत काम नहीं करना है, वहाँ पे चीटिंग नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल, आप जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते हैं, एक ही बार लास्ट में आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे आपका एग्जाम पहले हो गया हो या बाद में। एडवाइज टू अटेंड एग्जामिनेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, कैंडिडेट्स इज एडवाइज नॉट टू अटेंड एग्जामिनेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, यानी क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ खा पी के जाना है आपको एग्जामिनेशन में, भूखे पेट एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, चक्कर आ जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि टेस्ट देने के लिए आपका माइंड बहुत तेजी से काम करता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, अगर एनर्जी नहीं रहेगा आपके पेट में, कुछ खाली पेट रहेंगे तो चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, ठीक है। तो कुछ खा पी के आराम से जाएं। उस टाइम खाने का मन तो करता नहीं है, टेस्ट रहता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन आप फिर भी कुछ भी खा के जाएं, दूध पी के जाएं, बिस्किट खा के जाएं, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट फाइंड अनदर कैंडिडेट यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, द सेम विल बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी। अगर आपको कुछ दिख रहा है, कोई गलत कर रहा है कुछ, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन्विजिलेटर के साथ। अगर नहीं इन्फॉर्म करेंगे तो हो सकता है उसके चक्कर में आप भी फंस जाए, ठीक है। आपसे बातें कर रहा है या कुछ आपसे पूछ रहा है तो आपको वहाँ पे बताना नहीं कुछ भी, ठीक है। शेयर नहीं करना है आपको अपना आंसर दूसरे से, वैसे भी वो आपका कंप्यूटर है, अगर आप उसको बताएंगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स, आपसे ही तो कंपटीशन है उसका, तो उसका हो जाएगा, आपका नहीं होगा, तो वहाँ पे बताना नहीं कुछ। इस टाइप का काम भी गलत है, गलत करेंगे तो हो सकता है उसके साथ आप बाहर कर दिए जाए एग्जामिनेशन सेंटर से। तो इसलिए अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप सीधे इन्विजिलेटर को बताएं। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे? ये एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन इट, डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट विद पासपोर्ट फोटोग्राफ एफिक्स ऑन इट, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन अपना एक फॉर्म मिलेगा एनटीए के वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फोटो लगा के थंब इम्प्रेशन एफिक्स ऑन इट, थंब इम्प्रेशन उस पर लगा रहेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कोविड-19 का होगा सेल्फ डिक्लेरेशन की, मेरे को कोविड-19 नहीं है, ठीक है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी एफिक्स अटेंडेंस शीट के ऊपर एक फोटो लगाने के लिए आपको एक फोटो लेके जाना होगा। वैलिड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, यानी आधार कार्ड ले लीजिए फोटो आईडी प्रूफ के लिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इन पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ठीक है। आपका अपना पानी का बोतल लेके जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कवर नहीं होना चाहिए कुछ भी। फेस मास्क और ग्लव्स लगा के जाना है, ठीक है। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे पेन बोला है, ऊपर पेंसिल बोला है, ठीक है। तो दोनों लेके जाएं, पेन और पेंसिल। ए कैंडिडेट विल नॉट ब्रिंग एनी बैड आइटम्स एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर पे कुछ भी जो भी मना किया गया वो सब चीजें सेंटर पे नहीं लाना है। विल कॉपरेट इन फ्रिस्किंग विद स्टाफ एग्जाम्स, आप कॉपरेट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड, जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम से पहले पहुंच जाएंगे सेंटर पे, ठीक है। वही सारी चीजें। एडमिट कार्ड आपको 15 दिन पहले उसी साइट पे मिलेगा, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। इनकेस कैंडिडेट अनएबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हेल्पलाइन यूज कर सकते हैं एनटीए का, जो कि 10 से 5 खुला रहता है, ठीक है। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो लास्ट आवर के लिए इंतजार न करें, जैसे ही शुरू हो स्टार्टिंग में ही डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। नोट क्या बोला है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजिशन
ऑफ द एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट नहीं आएगा एडमिट कार्ड, आपको डाउनलोड ही करना होगा। इन नो केस डुप्लीकेट एडमिट कार्ड किसी भी केस में आपको इशू नहीं होगा। इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर विल बी और टेस्ट विल बी इशूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको डुप्लीकेट निकालना भी जो भी है वो ऑनलाइन ही आपको साइट से ही मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट म्यूटिलेट डिसफिगर द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री मेड देन। उसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है, और टिकट के ऊपर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है इसके ऊपर। ठीक है, कुछ भी गलत काम आपको करना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 10 बजे से एग्जाम है तो 9:30 से पहले आपको एंट्री कर लेना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और ट्रैफिक वगैरह रहता है तो आप और पहले पहुंचे, 2 घंटा 3 घंटा पहले आप पहुंच सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो 9:30 के बाद किसी भी हालत में आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, एक्टिविटीज कैसे कैसे होगा। 8 बजे रिपोर्टिंग कर देना है आपको, 10 बजे से तो 2 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग कर देना है। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या होगा, 9:30 बजे लास्ट एंट्री होगी। सिटिंग ऑन सीट, ठीक है, 9:15 बजे आपको आपके सीट पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, 9:30 के बाद आपको एंट्री नहीं ली जाएगी, 9:15 बजे आपको आपके सीट पे बैठा दिया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय इन्विजिलेटर। ठीक है, 9:30 से 9:45 तक सारा आपका चेक हो जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह आपके इन्विजिलेटर चेक कर लेंगे, साइन ले लेंगे आपका। ठीक है, उसके बुकलेट आपका बांटा जाएगा 9:45 पे। ठीक है, 9:45 बजे बुकलेट बांटा जाएगा, उसको खोलने का अलाउ नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको दिया जाएगा 9:45 पे। राइटिंग ऑन पर्टिकुलर्स ऑन द एग्जाम बुकलेट बाय द कैंडिडेट, उसके ऊपर भी कुछ लिखना रहता है, उसके ऊपर आप अपना नाम और रोल नंबर वगैरह कुछ लिख सकते हैं, तो वो लिखने का टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा। और 10 बजे आप उस पेपर को खोल सकते हैं। 10 से 12:30 तक 6 क्लास का और 1 बजे तक क्लास 9 का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स वही सब है, कुछ भी गलत आपको करना नहीं है वहाँ पे। पनिशमेंट फॉर यूजिंग, केस भी हो जाएगा, 3 साल का जेल भी है। 3 साल के लिए आप कोई टेस्ट नहीं दे सकते हो। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, कैंसिल हो जाएगा आपका कुछ भी गलत करेंगे तो। पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एग्जामिनेशन के बाद आपको क्या करना है, चलिए ये एग्जामिनेशन के बाद देख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब सीट्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग, सीट्स कितनी है। ठीक है, इंटर मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन केस ऑफ ए टाई। ठीक है, अगर बराबर हो जाता है मार्क्स तो क्या होगा। ठीक है, SC/ST के लिए है ये। अगर मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा। इन केस ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन आर इक्वल, द इंटर मेरिट शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन अगर सबके बराबर आ गए, 3 बच्चों के या 2 बच्चों के टोटल मार्क्स बराबर आ गए, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि मैथ्स में किसका ज्यादा है। ठीक है, क्लास 6 के लिए आप देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट। इन केस देयर इज अ टाई विद रिगार्ड टू ओवरऑल मार्क्स, द मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको, मैथमेटिक्स में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, ये 300 मार्क्स का आपका 300 मार्क्स का आपका ये रहता है। अगर किसी बच्चे को 280 अगर आ गया, ठीक है, 280 और 280 आ गया, ठीक है, तो मैथ्स में देखा जाएगा कि मैथ्स में किसके ज्यादा है। अगर इसके मैथ्स में मान लीजिए कि 150 में 140 है और इनके 135 है मैथ्स में, तो क्या हो जाएगा, इनका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा अगर मैथ्स में भी दोनों के बराबर है, ठीक है, 140 है, तो फिर इंटेलिजेंस का देखा जाएगा, फिर लैंग्वेज का देखा जाएगा, जीके। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स में भी बराबर है सबके, तो जिसका एज कम होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, 9th का भी वैसे ही, मैथमेटिक्स पहले, फिर इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश, फिर जनरल साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर लोअर एज। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट शैल बी ओनली फॉर द करंट सेशन। ठीक है, इस साल आप 2021 में दे रहे हैं आप एग्जाम, तो 21-22 के लिए ही ये वैलिड रहेगा। अगले साल आप इसके ऊपर एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, रीचेकिंग री-एवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट, द मशीन ग्रेडेबल आंसर शीट आर इवेल्युएटेड विद एक्सट्रीम केयर एंड आर रिपीटेडली स्क्रूटिनाइज्ड। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग। ठीक है, री-एवोल्यूशन रीचेकिंग नहीं होता है। खत्म यहाँ पे चैप्टर 13 स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कोविड-19।
ठीक है। एनटीए विल इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ रहेगा जैसा कि अभी आपको पता है, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाएगा। आपके सेंटर पे हैंड सैनिटाइजर रहेगा, उसको लगा के जाना होगा वगैरह वगैरह, जो भी आप देख रहे हैं आजकल वो सब रहेगा वहाँ पे। तो एग्जाम से पहले आपको क्या तैयारी कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आईडी भी चाहिए, आधार है तो बढ़िया है, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली परमिटेड आइटम्स एंड देन विद देम इनटू द वेन्यू, ठीक है। हर चीज आप लेके नहीं जा सकते हो वहाँ पे स्कूल में, ठीक है। गार्जियंस के लिए ये एंट्री के टाइम पे आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड, ये सब तो टेस्ट से पहले हम लोग देख लेंगे, अभी सिर्फ फॉर्म भरने का देखते हैं। अपेंडिक्स देखिए, एक नजर इस पे डालते हैं हम लोग अपेंडिक्स पे। लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स विद देयर वेब एड्रेस, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस भी है साथ में, हर स्टेट का अपना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन से सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा और कालीकिरी, यानी 2 सैनिक स्कूल है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 1 सैनिक स्कूल है, असम में 1 है, बिहार में भी 2 है, ठीक है, नालंदा गोपालगंज। छत्तीसगढ़ में भी 1 है, गुजरात में भी 1 है, हरियाणा में 2 है, ठीक, पंचकुला और रेवाड़ी। हिमाचल प्रदेश में 1 है, जम्मू कश्मीर में 1 है, झारखंड में 1 है सैनिक स्कूल तिलैया, और कर्नाटक में भी 2 है, ठीक है। केरला में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, महाराष्ट्र में 1, 2 है, चंद्रपुर में है, सतारा में है, मणिपुर में 1 है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में भी 2 है, भुवनेश्वर, संबलपुर, कपूरथला पंजाब में सैनिक स्कूल कपूरथला, ठीक है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है, झुंझुनू में है, ठीक है, राजस्थान में भी 2 है, तमिलनाडु में 1 है, अमरावती नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में है, झांसी में है, अमेठी में है, 3 है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 3 सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 1 है, गोरखपाल में। वेस्ट बंगाल में 1 है, ठीक है। क्योंकि स्टेट बड़ा है उत्तर प्रदेश, इसलिए यहाँ पे 3 है, वेस्ट बंगाल में 1 है, ठीक है। अब आ जाइए अपेंडिक्स, अब यानी कि इसमें आपको देख लेना आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स 2, टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 6 मैथमेटिक्स। अब देखिए टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे, टोटल मार्क्स 150, पूरा सिलेबस है इसमें, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, टोटल कितने 25 चैप्टर्स हैं, 25 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 25 टॉपिक्स आपको कवर करना है क्लास 6 के मैथमेटिक्स के लिए। 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है 25 टॉपिक हैं तो 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाएगा, टोटल 50 हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर अलग से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कवर्ड इन क्लास 6 इंटेलिजेंस में क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस में क्या क्या कवर करेंगे वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। क्लास 6 के लिए लैंग्वेज में क्या क्या है, इंटेलिजेंस में कुछ दिया नहीं टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनर्जीज, मैथमेटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, पैटर्न, स्पेशल, मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिक, रीजनिंग से, ये सारे चीजों पे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके लिए आप, इसके डिटेलिंग के लिए आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश में, ठीक है। क्लास 6 के लिए इंग्लिश के लिए दिया हुआ है ये, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, वोकैबुलरी है, वर्ब्स, टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दीज, टेंस फॉर्म्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। अब आते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का होगा, ठीक है। लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज सेम वही है। रीजनल लैंग्वेज में क्लास 5 का जो भी टॉपिक रहेगा क्लास 5 के हिसाब से वो रीजनल लैंग्वेज में पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या पूछेंगे, ये देखिए जनरल नॉलेज में भी करीब 28 टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। अगर अभी सारे को अगर बताने जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साथ। क्लास 9 के लिए भी दे रखा है। मैथमेटिक्स में कितने हैं, 29 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 29 टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक्स पे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेम इसका भी वैसे ही है। जनरल साइंस के ऊपर भी है, कितने हैं, 25 टॉपिक है। जनरल सोशल साइंस है, जनरल साइंस, सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज, इस पर 38 टॉपिक्स हैं। इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज, अब यहाँ पे आप सिटीज देख सकते हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल कालीकिरी यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। अब इस स्कूल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ये वही बताया है, इस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सिटीज में, तो कालीकिरी कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इस स्कूल में जो भी अप्लाई करेगा वो अनंतपुर में को सिलेक्ट कर सकता है,
कालीकिरी को सिलेक्ट कर सकता है, कुरनूल सिलेक्ट कर सकता है, नेलोर सिलेक्ट कर सकता है, प्रकाशम सिलेक्ट कर सकता है, तिरुपति सिलेक्ट कर सकता है, या वाईएसआर डिस्ट्रिक्ट कदप्पा जिसको बोलते हैं, वाईएसआर डिस्ट्रिक्ट को भी वो कर सकता है। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों स्टेट मिला के है ये। ठीक है, तो इतने सिटीज में से आप कोई भी एक सिटी सिलेक्ट कर सकते हो आंध्र प्रदेश में। अगर आप सैनिक स्कूल कालीकिरी मतलब कालीकिरी स्कूल अगर चूज करते हो तो आपके लिए ये सिटीज है। ठीक है, और अगर आप चूज करते हो कोरुकुंडा स्कूल में तो आपके लिए ये यहाँ तक है, कोरुकुंडा कोरुकुंडा कोरुकुंडा, ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि 8 से लेकर 15 तक ये है। तो इसमें आप गुंटूर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये स्कूल सिलेक्ट कर रहे हो आप अपने सिलेक्शन में तो आप गुंटूर सिलेक्ट कर सकते हो, हैदराबाद, करीमनगर, राजमहेंद्रवरम, श्रीकाकुलम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ठीक है, और विजयनगरम। ठीक है, ये सारे सिटीज इस स्कूल के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह सारे स्कूल हैं। ठीक है, हर जगह आप अपने स्टेट के हिसाब से। अरुणाचल प्रदेश में 3 सिटी है, ईटानगर, पासीघाट, तवांग। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करना। और यहाँ पे देखिए स्कूल का कोड है, ये कोड बिल्कुल ध्यान से, सिटी कोड और स्कूल कोड। ठीक है, स्कूल कोड आपका एक स्कूल के लिए ये सब सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सेम है, सेम स्कूल है तो सेम कोड। और ये सिटी कोड इस स्कूल में है तो आप इन्हीं कोड में से एक चूज करना है आपको। ठीक है, इन्हीं में से किसी एक को चूज करना है। दूसरा, आप अगर ये सिटी कोड अगर ये चूज करोगे और स्कूल कोड ये चूज करोगे इसमें से और सिटी यहाँ से चूज करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, आसाम के लिए भी देखिए। अब यूपी में देखिए, यूपी का मैं दिखाता हूँ आपको। यूपी में कितने 3 स्कूल थे ना, तो उसमें कौन कौन से सिटीज हैं। यूपी उड़ीसा चल रहा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे झांसी, सैनिक स्कूल झांसी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सैनिक स्कूल झांसी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप आगरा में टेस्ट दे सकते हो, इलाहाबाद में दे सकते हो, झांसी में दे सकते हो और कानपुर नगर में दे सकते हो। ठीक है, झांसी के लिए 1 2 3 4 सिटीज हैं जहाँ पे झांसी के लिए आप टेस्ट दे सकते हो। झांसी के जो स्कूल है सैनिक स्कूल, उसका कोड ये है और उसके सिटीज का कोड अलग अलग है, 1 2 3 4। ठीक है, सबका अलग अलग कोड है, 4 सिटीज में। अभी नेक्स्ट स्कूल है मैनपुरी के लिए, तो मैनपुरी के लिए आपका इतना सारा है। ठीक है, तो बरेली दे सकते हो, गोरखपुर में दे सकते हो, लखनऊ में दे सकते हो, मैनपुरी में दे सकते हो, वाराणसी में दे सकते हो। ठीक है, अमेठी के लिए कहाँ दे सकते हो, अमेठी के लिए आप अमेठी में दे सकते हो, बहराइच में, बलिया में, लखनऊ में भी दे सकते हो अमेठी के लिए। तो लखनऊ दोनों के लिए हो गया। ठीक है, अमेठी के लिए भी और मैनपुरी के लिए भी। अब उत्तराखंड में गोरखहाल है, अब वहाँ कहाँ कौन कौन सा सिटी है वो सब दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये सारा हो गया आपका। ठीक है, लास्ट वेस्ट बंगाल का है। अब आ जाते हैं एनेक्स्चर 5 में, रिजर्वेशन आपका टोटल सीट्स। ठीक है, समझाने के लिए, जैसे मैंने ऊपर समझाने के लिए 100 सीट्स लिया है, तो जो स्टेट जिनका डोमिसाइल उसी स्टेट का है उसको 67% यानी 67 सीट आपका रिजर्व रहेगा। ठीक है, और 33 बाहर वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है, लिस्ट ए में 67 में क्या क्या हो गया, 10 सीट एससी के लिए, 5 एसटी के लिए, 18 ओबीसी एनसीएल के लिए। तो बैलेंस सीट कितना हो जाए, 34, जैसे मैंने ऊपर बताया था, सेम वही है। ठीक है, डिफेंस के लिए फिर 9 सीट आ गया, इसमें से 34 में से 34 चले गए, 64 में से जो बचा उसमें से 9 डिफेंस के लिए चला गया और बैलेंस बचा आपका 25 सीट बैलेंस बचा। ठीक है, तो 25 सीट है वो जनरल के लिए, और जो नॉन डिफेंस वाले हैं यानी सिविलियन जो लोग हैं उनके लिए 25 सीट बचता है 100 में से, यानी कि 25% सीट आपके लिए बिल्कुल रिजर्व यानी जनरल के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए 25% सीट आप मान के चलिए। अच्छा, दूसरे स्टेट में आपको कितना सीट मिलेगा, 13 सीट मिलेगा, यानी कि 33 में से 13। ठीक है, और ये 67 में से 25 सीट आपको मिल जाएगा जनरल के लिए, यानी ज्यादा ही है परसेंटेज। ठीक है, ज्यादा है। ठीक है, 25% नहीं है, 100 सीट है अगर है किसी सैनिक स्कूल में तो आपका 25% सीट आपका जनरल के लिए है, और 13% सीट जो है वो बाहर दूसरे स्टेट में आपको 13% सीट मिलेगा। ठीक है, 13% आपके लिए जनरल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी देख सकते हैं, पहले ही बता दिया कैटेगरी, सब यही सब कैटेगरी है जो पहले देख चुके आप। वैकेंसीज, अब देखिए यहाँ पे किस स्कूल में कौन सी वैकेंसीज है, ये आप पेज नंबर 61 में देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिलेबस, आपके पास प्रोस्पेक्टस है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 के लिए कितनी वैकेंसीज है, 90 है। ठीक है, गर्ल्स के लिए 10 सीट, यानी 100 में से 90 लड़कों के लिए 10 लड़कियों का रिजर्व हो गया सीट। ठीक है, अभी देखिए अमरावती नगर में 80 सीट है 10 लड़कियों के लिए, 80 10 लड़कियों के लिए। अब हम सीधा चलते हैं यूपी का देखते हैं। ठीक है, गोपालगंज में 70 सीट है। ठीक है, गोपालगंज बिहार में 70 सीट है। ठीक है, और क्या चलते हैं, झांसी में 80 है।
ठीक है। और कौन सा है, यूपी में है आपका मैनपुरी में भी 80 सीट है, ठीक है। नालंदा जो बिहार में है, ये नालंदा में 70 सीट है, 10 सीट लड़कियों के लिए है। 6 टोटल 80 हो गए। 9th में टोटल वैकेंसी 15 है, ठीक है। वैकेंसीज 9th में कम रहती हैं, ठीक है। 9th में टोटल 15 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे 30 है, 99 है मंगलवा में, पुरुलिया में 65 है, 44 रीवा में है, ठीक है। सबका अलग अलग है, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख के अप्लाई कीजिए, जहाँ पे ज्यादा सीट है वहां पे अप्लाई कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सैनिक स्कूल तिलैया 103 सीट है, 11 सीट लड़कियों के लिए है, टोटल 114 हो गया, और 12 सीट सिर्फ 9th के लिए, ठीक है। ये ओबीसी का वो है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। ऐसे ही इसी टाइप का सर्टिफिकेट आपको जमा करना होता है, ठीक है। फॉर्मेट है ये सब, देख सकते हैं आप, सबका फॉर्मेट है अलग अलग, ठीक है। डिफेंस में अगर आपके हैं पापा तो आपका ऐसा सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन है यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ आपका जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब देखिए ये रिप्लिका है, ये फॉर्म भरने का है। फॉर्म जो आपका खुलेगा इसी टाइप से खुलेगा, ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म तो मैं भर के आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए बाकी के लोगों के साथ, जिन लोगों को भी फॉर्म भरना है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, फॉर्म भरने के लिए आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दूसरों को, इससे आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लिंक शेयर कीजिए इसका, ताकि सबको समझ में आए क्या है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सबको। तो फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सैनिक स्कूल से जुड़े हुए सारी जानकारी मिले। प्लस मेरे सारे वीडियोज हैं और मेरी क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन तैयारी भी होती है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 2 ही महीने टाइम है टेस्ट में, ठीक है। 2 महीना भी नहीं है अब तो, अक्टूबर 20 है, ठीक है। 20 अक्टूबर आज है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 10 नवंबर से 2 महीना है, और इधर 20 दिन और, 2 महीना 20 दिन से टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो हमारी ऑनलाइन तैयारी भी होती है क्लास 6 9th के लिए। अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हेल्प हो सकता है हम लोग हेल्प करते हैं उस ग्रुप में। पुराने क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन, यूट्यूब पे कुछ भी नया आता है तो उसका लिंक भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, या कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी तैयारी करने में, तो वहाँ पे हेल्प किया जाता है। और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो पेड क्लासेस हैं, उसमें आपके पैसे लगते हैं, पैसे देकर आप उसमें तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरा नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 74639430, ठीक है, 16। ये नंबर आपके थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके आप ज्वाइन करके भी वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको मेरा नंबर एडमिन में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।